नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? उम्मीद कर रही हूँ कि आप इतिहास के अपनी ज्ञान को बढ़ाने के लिए इस महामारी के दौरान भी अनवरत रूप से प्रयासरत होंगे और आपके इसी प्रयासों में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए हम सारे सहायक आचार्य रोज़ाना आप कॉलेज के YouTube चैनल पर कोई न कोई विषय से संबंधित वीडियो अपलोड करने के प्रयासरत रहते हैं कि डेली का एक वीडियो तो कम से कम अपलोड हो ही जाए। आज द्वितीय वर्ष के कक्षा के अंतर्गत मैं एक मेरा पर्सनल बहुत ही रुचिपूर्ण टॉपिक है उस पर चर्चा करना चाहूँगी। ये टॉपिक है अलाउद्दीन की बाज़ार व्यवस्था के बारे में, कि अलाउद्दीन जैसे शासक ने जो क्रूर भी था, साम्राज्यवादी भी था, उद्देश्य अगर कोई तय कर लेता था मन में तो उसे पूरा करने के लिए पूरे सारे संसाधनों का इस्तेमाल किस तरह से करना था, इन चीज़ों की उसे अच्छी तरह से जानकारी थी। ऐसे शासक ने बाज़ार में नियंत्रण की एक व्यवस्था अपनाई। वो व्यवस्था क्यों अपनाई, क्या उसके प्रभाव पड़े, किस तरीके से, क्या कदम उसने उठाए इस व्यवस्था को तरीके से सुनिश्चित करने के लिए कि जो उसका उद्देश्य है वो पूरा हो जाए और मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर किया जा सके। तो आज हम बात कर रहे हैं अलाउद्दीन की बाज़ार नियंत्रण व्यवस्था पर। जब भी हम इतिहास का कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं तो पहले हमारे दिमाग में आता है कि हमारे पास समकालीन कौन कौन से स्रोत मौजूद हैं। समकालीन भी हो सकते हैं और उसके कुछ वर्षों, 100 वर्षों, 200 वर्षों के बाद भी स्रोतों में उस चीज़ का, उस व्यवस्था का जिक्र हो सकता है, उस प्रकरण का जिक्र हो सकता है जो हम इतिहास में पढ़ रहे हैं। तो अलाउद्दीन की बाज़ार नियंत्रण व्यवस्था के स्रोत हैं बर्नी की पुस्तक तारीख़ फ़िरोज़शाही, उसमें ये अलाउद्दीन की बाज़ार नियंत्रण व्यवस्था के बारे में बताता है। अमीर खुसरो की खज़ाइनुल फुतूह, जिसमें ना सिर्फ वो अलाउद्दीन खिलजी के विजयों के बारे में साथ ही साथ बाज़ार व्यवस्था के बारे में भी कुछ प्रकाश वो डालता है। अगला है इसामी, उसकी फुतूह उस सुलातीन, साथ ही साथ बाद में बहुत लेट आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता, जिसकी पुस्तक रहला में भी इस बाज़ार नियंत्रण व्यवस्था का कुछ उल्लेख किया गया है। अब क्या उद्देश्य थे, क्या मजबूरी ऐसी आन पड़ी कि अलाउद्दीन को पूरे मार्केट को कंट्रोल करने की ज़रूरत पड़ी? तो इस उद्देश्य के बारे में भी समकालीन इतिहासकार अपने अलग अलग विचार रखते हैं। मुख्य रूप से 3 भागों में अपन बांटते हैं। पहला तो है बर्नी। बर्नी ये कहता है कि अलाउद्दीन को मंगोल सेनाओं का मुकाबला करने के लिए, साथ ही साथ अपने साम्राज्यवादी जो स्वरूप था, उसकी जो सोच थी, उसका क्रियान्वयन करने के लिए उसे एक कम कीमत पर बड़ी सेना रखने की आवश्यकता थी। यानी सैनिकों की आवश्यकताएं भी पूरी हो जाए, 234 टंका या 312 टंका जो उनका वेतन है उसमें उनकी सालाना आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए, साथ ही साथ उसको बड़ी सेना रखना भी संभव हो सके। हालांकि अमीर खुसरो ने अपनी पुस्तक खज़ाइनुल फुतूह में इससे कोई वो वाकिफ़ नहीं रखता है। उसका कहना है कि अलाउद्दीन खिलजी का उद्देश्य था अपनी प्रजा को बढ़ती हुई मूल्य वृद्धि से निजात दिलाना, अपनी प्रजा के कल्याण के लिए उसने ऐसा कदम उठाया था। लेकिन ज़्यादातर लोग इसकी इस बात से सहमत नहीं हैं। एक तीसरा और पक्ष उभर करके आता है कि जब अलाउद्दीन जो है वो शासक बना तो वो धोखे से बना था, इसलिए बड़े बड़े सामंतों को, उलेमाओं को अपने पक्ष में करने के लिए उसने बहुत अधिक मात्रा में धन का वितरण किया। तो सोना चांदी इतना बढ़ गया कि मूल्य वृद्धि हो गई, सारी चीज़ें बहुत महंगी हो गई। उससे निजात पाने के लिए, छुटकारा पाने के लिए अलाउद्दीन ने बाज़ार नियंत्रण की व्यवस्था को, उसका क्रियान्वयन किया, उसको प्रभावी तरीके से अपनाया। हालांकि अगर हम प्रैक्टिकली सोचें कि कौन सी चीज़ ज़्यादा उद्देश्य में उसके हो सकती है, तो हम जानते हैं कि अलाउद्दीन ने सिकंदर उस-सानी की उपाधि ली थी। वो विस्तारवादी, साम्राज्यवादी शासक था। इतिहास में अपने नाम को, अपने पद को, अपने व्यक्तित्व को एक अहम मुकाम सुनिश्चित करने के लिए उसका एक साम्राज्य विस्तार का स्वप्न था। साथ ही साथ हम ये भी जानते हैं कि उस समय मंगोलों के निरंतर आक्रमण हो रहे थे।
तो बड़ी मात्रा में सेना उत्तर पश्चिम में भी उसे तैनात करनी थी और उसके सिकंदर उस सानी के सपने को पूरा करने के लिए ज़रूरी था कि वो बहुत बड़ी मात्रा में सेना रखता। तो सैनिक आवश्यकता, इतनी बड़ी सेना को क्या खिलाए क्या पिलाए, सस्ते में उनको सारी चीज़ें उपलब्ध कराने के लिए अलाउद्दीन ने बाजार नियंत्रण की व्यवस्था अपनाई होगी। यही मत जो है हमको तर्कसम्मत लगता है। अब है इसके क्षेत्र, कहाँ तक बाजार नियंत्रण की व्यवस्था फैली हुई थी, इसके बारे में भी इतिहासकारों की अलग अलग राय है। बर्नी ने कहा है अपनी पुस्तक में कि ये जो बाजार नियंत्रण की व्यवस्था थी वो दिल्ली और उसका जो आसपास का एरिया है वहीं तक अपनाई गई थी। लेकिन एक बात बताएं, क्या पूरे साम्राज्य में सैनिक दिल्ली में ही रहते होंगे? संभव नहीं है। उत्तर पश्चिम में भी कई लोग रह रहे हैं, वो अपने घर उनके दूर दूर हैं। तो सिर्फ दिल्ली में अगर बाजार नियंत्रण की व्यवस्था है तो सारे सैनिकों को इसका फ़ायदा कैसे पहुंच सकता है? अमीर खुसरो इसने लिखा है कि पूरा साम्राज्य यानी विंध्य की पहाड़ियों तक, जहाँ तक प्रत्यक्ष अलाउद्दीन ने अपना शासन स्थापित किया था, वहाँ तक ये सारी व्यवस्था लागू थी। लेकिन ये भी पॉसिबल नहीं है कि इतने बड़े केंद्रीकरण वाले युग में, जब संचार के साधन नहीं हैं, आपके पास आवागमन के साधन नहीं है, सूचनाओं का आदान प्रदान इतनी जल्दी नहीं हो सकता, तो प्रभावी तरीके से बाजार नियंत्रण की व्यवस्था इतने बड़े साम्राज्य में कारगर तरीके से कायम रख पाना मुश्किल रहा होगा। इरफान हबीब, जो कि आज के समय में आधुनिक काल में मध्यकालीन इतिहास के एक स्तंभ माने जाते हैं, बड़े ही इतिहासकार हैं, उनकी ये राय है कि अलाउद्दीन ने, उन्होंने जो है उसके साम्राज्य को 3 क्षेत्रों में बांटा है। एक तो है दिल्ली और उसका समीपवर्ती इलाका, वहाँ पर जो है बाजार नियंत्रण की व्यवस्था बिल्कुल प्रभावी तरीके से लागू की गई। दूसरा है इस जो केंद्रीय इलाका है, इसके आस पड़ोस का इलाका, जैसे मुल्तान है, लाहौर है, ये सारे जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी बाजार नियंत्रण कहीं ना कहीं इतना कड़क नहीं, इतना स्ट्रिक्टली नहीं तो लागू ज़रूर किया गया है। और जो सीमावर्ती भाग है उसमें कहा है कि शायद ये व्यवस्था लागू कर पाना कठोर रूप से संभव नहीं था, प्रशासन के नियंत्रण के, संचार के साधनों के अभाव में, इस कारण वहाँ लागू नहीं किया जा सकता। तो वैसे अगर हम देखें तो इरफान हबीब का ही मत हमको प्रैक्टिकली सही लगता है कि दिल्ली में कठोरता से होगा, उसके आसपास के इलाकों में भी लागू किया गया होगा, उतनी कठोरता नहीं होगी, और सीमावर्ती क्षेत्रों में बिल्कुल ही ढील दे दी गई होगी। अब इस व्यवस्था में उसने क्या क्या कदम उठाए? सबसे पहले तो उसने 7 जो हैं वो एक्ट लागू किए। जो 7 एक्ट लागू किए उसकी PDF में बना करके आपके जो अपना व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर सेंड कर दूंगी, उसको अलग से लिखना है। लेकिन जो मुख्य 3 कदम उसने उठाए, सबसे पहला तो था उसने अपनी बाजार नियंत्रण व्यवस्था को लागू करने के लिए पृथक से दीवाने रियासत नामक एक विभाग की स्थापना की। इस विभाग का काम ही था कि कम मूल्यों पर सारा सामान, ज़रूरी जो आवश्यकताओं की वस्तुएं हैं, वो सारे सैनिकों को उपलब्ध हो जाए। इसके लिए उसने दीवाने रियासत नामक विभाग की स्थापना की। उसके बाद में जो अलग अलग मंडियां थी, वहाँ उसने इंस्पेक्टर या अधीक्षक कहते हैं आज की भाषा में, उसने शहनाए मंडी नामक का अलग से एक विभाग स्थापित किया। इस शहनाई मंडी जो पद हुआ करता था, इसका काम है कि उसके अधीन में जो मंडी है उसकी बिल्कुल देखरेख करे कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि व्यापारी कम मात्रा में तोल रहे हैं, ज़्यादा दाम ले रहे हैं। और इसको प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए अलाउद्दीन ने व्यापारियों के लिए कठोर दंड की व्यवस्थाएं की थी। इनमें से कहा जाता है कि जो व्यापारी माल कम तोलता था तो उसका उसी अनुपात में मांस निकाल दिया जाता था। तो ऐसी अमानवीय सज़ाओं के डर से व्यापारी भी जो है वो उसी कीमत पर उतना ही माल देने के लिए विवश हो गए। और ये व्यवस्था प्रभावी तरीके से लागू हो रही है, नहीं हो रही है, क्योंकि अधिकारी तो वहीं बैठा रहेगा अपने कार्यालय में। उसने बाजार में जो है कई सारे गुप्तचर, जिनको कि बरीद कहा जाता था, और मुनिया प्रजा के आचरण पर नज़र रखने के लिए उसने कुछ कर्मचारियों की नियुक्ति की, जिनको कि मुनिहान कहा जाता था। तो बरीद और मुनिहानियों की नियुक्ति अलाउद्दीन ने बाजार नियंत्रण को प्रभावी तरीके से, वो सूचनाएं लिया करता था। कहते हैं कि वो कभी कभी किसी बच्चे को भेज देता था कि उसको भेज करके शक्कर मंगवा दी, गुड़ मंगवा दिया, कि ऐसा तो नहीं इससे व्यापारी ज़्यादा दाम ले रहा है या इससे कम तोल तो नहीं रहा है। इस तरह
बार बार निरीक्षण, गुप्तचरों की व्यवस्था, अलग से एक विभाग की व्यवस्था के कदमों के कारण ये पूरी बाजार नियंत्रण व्यवस्था प्रभावी ढंग से लागू हो सकी। अब बर्नी बताता है कि अलाउद्दीन के समय 3 तरह के बाजार जो हैं वो स्थापित किए गए। पहला जो बाजार था वो था अनाज का बाजार, जहाँ पर अनाज, गेहूँ, चावल, जौ, ज्वार, ये सारी चीज़ें उपलब्ध हुआ करती थी। तो इसकी व्यवस्था उसने कैसे की? मैंने बताया कि जो दोआब का इलाका था उसमें अलाउद्दीन ने भू राजस्व जो है वो बढ़ा दिया, आधा कर दिया, 1/3 से सीधा बढ़ा करके आधा कर दिया। इस बढ़े हुए भू राजस्व को अनाज के रूप में वसूला जाता था किसान से, और किसानों से ही वो भू राजस्व, बंजारों को ये ड्यूटी दी गई थी कि आप ये सारा अनाज जो है वो मंडी तक पहुंचाओगे। बंजारों को इसके लिए कैश दिया जाता था। बंजारे वो अनाज, इकट्ठा अनाज को कहाँ ले जाते थे? मंडी तक। मंडी में वो अनाज लाइसेंस प्राप्त व्यापारियों को दिया जाता था। हर व्यापारी को दिन का इतना ही अनाज बेचना है, उससे ज़्यादा वो बेच नहीं सकता था। इतनी ही कीमत लगानी है, उससे ज़्यादा वो कीमत लगा नहीं सकता था। इस तरह से पूरी उसने एक चेन कायम कर दी कि सीधा किसान से अनाज के व्यापारियों से ग्राहक तक किस तरह से अनाज पहुंचेगा। बर्नी बताता है कि अलाउद्दीन के समय 7.5 जीतल प्रति मन गेहूं का दाम हुआ करता था। उसके बाद में दूसरा जो है सराय अदल, जो विलासी वस्तुएं जो हुआ करती थी, जैसे महंगे कपड़े हैं, गलीचे हैं, कालीन है, उसका मार्केट हुआ करता था। अब यहाँ क्या हुआ कि गेहूँ तो ले लिया अलाउद्दीन ने, बिना दाम के कैश देना नहीं पड़ा, लेकिन महंगे कपड़े जो हैं वो व्यापारी महंगे में खरीदते थे बाहर से, और यहाँ लाकर उनको सस्ते में बेचना पड़ता था। तो अलाउद्दीन ने उनके इस घाटे को उबारने के लिए मुल्तानी व्यापारी जो कि महंगे वस्त्रों का व्यापार करते थे, उनके लिए सब्सिडी की व्यवस्था की। सब्सिडी यानी आप आज देखते हो खाद बीज किसानों को जो मिलते हैं सारे, वो गवर्नमेंट, उनको उत्पादकों को घाटा नहीं हो तो गवर्नमेंट उनको सब्सिडी दिया करती है। सरकार खुद घाटा खाती है ताकि किसानों की आवश्यकताओं की, और किसानों की आवश्यकताओं की पूर्ति होगी तो सारे प्रजा की आवश्यकताओं की पूर्ति होगी। यहाँ अलाउद्दीन ने मुल्तानी व्यापारियों को वस्त्रों में जो घाटा हो रहा है उसके लिए सब्सिडी प्रदान की। तीसरा मार्केट हुआ करता था घोड़े, दास और मवेशी, और भी जो गाय, बैल, भेड़, बकरी, वो सारे जानवर यहाँ पर बिका करते थे। इस बाज़ार में अलाउद्दीन ने देखा कि ज़्यादातर क्या हुआ करते थे? दलाल हुआ करते थे, जो खरीदते वहाँ से कम दामों में थे और बेचते, जो बेचते थे, जो खरीदने वाले हैं उनको महंगे दामों में बेचा करते थे। तो वो जो वेरिएशन आता था, फ्लक्चुएशन आता था दामों में, वो इनकी वजह से आया करता था। तो अलाउद्दीन ने व्यवस्था करी कि सारे दलालों को मंडी से बाहर कर दिया। अब सीधा विक्रेता और क्रेता यानी खरीदार और ग्राहक आपस में ही संपर्क स्थापित करते थे। तो जब दलाल ही बाहर हो गए तो इनके दाम अपने आप नीचे आ गए। अब इस बाजार नियंत्रण व्यवस्था के फायदे क्या क्या हुए? सबसे पहली बात तो ये है कि अलाउद्दीन ने ही कम कीमत पर एक बड़ी सेना, बर्नी कहता है कि उसकी सेना में 5.25 लाख घुड़सवार थे। इतने घुड़सवार होंगे तो पैदल सैनिक भी होंगे। इस सेना के लिए रसद की, औजारों की, मवेशियों की, सबकी ज़रूरत पड़ती थी। इन सेना के जो सैनिक थे उनको भी वेतन चाहिए जिनके उनकी घरेलू आवश्यकताओं की, दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। तो कम दाम में बहुत बड़ी सेना रखना अलाउद्दीन के लिए संभव हुआ, और इसी सेना के दम पर न सिर्फ उसने मंगोल आक्रमणकारियों को खदेड़ा, उनको पीछे धकेला, बल्कि भारत में भी दक्षिण तक, सुदूर दक्षिण तक सल्तनत के साम्राज्य का उसने विस्तार किया। साथ ही साथ यहाँ ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि अलाउद्दीन के 20 वर्षों से अधिक के शासनकाल में कोई भी मुद्रास्फीति या मूल्य वृद्धि नहीं देखी गई। जो उसने दाम एक बार तय कर दिए थे इस बाजार नियंत्रण व्यवस्था में, वो दाम अंत तक बरकरार रहे। यहाँ एक इतिहासकार लिखता है कि कीमतें सस्ती है ये इम्पॉर्टेंट नहीं है अलाउद्दीन के काल में, कीमतें स्थिर है हर चीज़ की, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है अलाउद्दीन के काल में। आम जनता पर इसका क्या प्रभाव पड़ा? मैंने बताया, दोआब वहाँ कठोरता से
कर लागू किया गया है, नए नए कर घड़ी, चराई जैसे वसूल किए गए हैं। पुराने जो बकाया है उसकी भी वसूली के लिए उसने विभाग खोल दिया। तो यहाँ तो उनसे टैक्स ज़्यादा लिया जा रहा है और यहाँ वो जो अपना अनाज भी बेच रहे हैं वो सस्ते दामों में बिक रहा है। तो आम प्रजा को इससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, उल्टे वो जो है घाटे की स्थिति में ही रही। अगर वास्तव में किसी को फ़ायदा हुआ तो वो था राज्य को। बच्चों, आज भी आप देखें कि हमारी सरकार भी आर्मी कैंटीन्स होते हैं जहां सेना में काम करने वाले सैनिकों के लिए कम दामों में वस्तुएं उपलब्ध कराई जाती है। कहीं ना कहीं इसकी प्रेरणा शायद अलाउद्दीन के इस बाज़ार नियंत्रण व्यवस्था से ही ली गई है। कहते हैं ना कि इतिहास जो है समकालीन है। आज भी सब्सिडी दी जाती है, आप देखते हो, आज भी सैनिकों के लिए कम कीमत में सामान उपलब्ध कराने का जिम्मा सरकार का है। तो इसकी जो है प्रेरणा कहीं ना कहीं अलाउद्दीन से ही ली गई है। इतने बड़े टॉपिक को इतने छोटे में समेटना मेरे लिए भी थोड़ा मुश्किल था, लेकिन मैंने अपना पूरा प्रयास किया है कि मुख्य मुख्य बिंदु आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। बस इसको आप रिवाइज़ कीजिए, नोट्स में ज़रूर आपके साथ शेयर कर दूंगी। तब तक के लिए कॉलेज के चैनल को देखते रहिए। आपके जो विषय हैं उनमें आपके सहायक आचार्य बड़ी मेहनत से जो वीडियो बना रहे हैं उनको देखिए और कॉलेज के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।